जय श्री राम बच्चों। तो आइए आज हम आप देख रहे हैं 11th फाउंडेशन का फोर्थ पेपर, जिसमें हम आप डिस्कस करेंगे आज बेसिकली फिजिक्स में एनएलएम और फिक्शन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार पेपर रहा और आपने बहुत बढ़िया ढंग से सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा। अब आइए हमारे साथ मिलकर एनालिसिस करिए, कहाँ आपसे कुछ गलतियां हो गई या क्या कुछ और कॉन्सेप्चुअली आपको सीखने की ज़रूरत रही है। तो चलिए सर, बिना देर के आगे बढ़ते हैं। तो देख बेटा, सर के नेतृत्व में जैसा सर का एक ही मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, इसी मुहिम के तहत हम सभी लोग न्यूलाइट के पूरे मेंबर्स आपके लिए पूरी शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत करते हैं कि कैसे ही आपका रिजल्ट एक बेहतर रैंक में कन्वर्ट हो जाए, आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आपका दाखिला हो जाए। तो चलिए सर, बिना देर के जल्दी जल्दी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारे आपके सामने है, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, यानी सिंपल सा अगर अंग्रेजी समझे सवाल का तो कह रहा है कि उतरते हुए बस पे से आदमी आगे की तरफ झटका खाता है, कारण है। तो जवाब है सर, जैसे ही आदमी बस से नीचे की तरफ उतरेगा, आप पाइएगा उसका जो पैर है वो अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, अर्थ रुका हुआ है, जबकि बाकी उसका ऊपर का जो बॉडी है वह बस के साथ क्या है, मोशन में ही है। यानी आप पाइएगा इनर्शिया के कारण उसका अपर पार्ट जो है वो मोशन में ही रहेगा और लोअर पार्ट अर्थ के कारण रेस्ट में आना चाह रहा होगा। ये कारण है कि अपर पार्ट उसका आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। यानी ये इनर्शिया के एग्जाम्पल वगैरह में सर लोगों ने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया और समझाया होगा। तो चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं कि यही कि मान लीजिए एक आदमी है गेटिंग डाउन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकता है, तो इसके लिए पाएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप पाइएगा कि जो उसका अपर बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहता है और जिसके नाते वो आगे की तरफ जाता है, जबकि उसका जो पैर है वह अर्थ यानी कि रेस्ट के कांटेक्ट में आने के नाते वह बेसिकली क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, जबकि अपर पार्ट आगे की तरफ बोल बाबू रे इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये बहुत ही सरल सा इनर्शिया का एग्जांपल है जिसका ऑप्शन हमारे आपके सामने सेकंड मेंशन्ड है। बोलो बढ़ा जाए आगे। चलिए सर, थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल भी आगे देखिए। अब देख बेटा, कह रहा है इनर्शिया में दो तीन चार बातें आपने और पढ़ा होगा। जैसे सर आपको समझाते हैं कि सर बस चल रही है, अगर बस स्टार्ट हुआ तो आपका बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ा तो आप तो वहीं पे है, बस आगे बढ़ गया, आपको झटका लगेगा कि आप पीछे आए। सिमिलरली बस चल रही है, आपका बॉडी ऐसा स्टेज में आ गया है कि वो चलना पसंद कर रहा है, सडनली ब्रेक लगता है, यानी सडनली ब्रेक लग गया, आपका बॉडी आगे ही चलना चाहता है, तो आप पाएंगे आप आगे की तरफ झटका खाते हैं। या गाड़ी लेफ्ट में घुमाएंगे तो आपका बॉडी एकदम सीधा जाना चाहता है, तो परिणाम स्वरूप जिधर घुमाएंगे उसके उल्टा तरफ आप क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं, मुड़ते हैं, झुकते हैं, झटका खाते हैं। कहने का मतलब यानी गाड़ी स्टार्ट हो तो पीछे और गाड़ी ब्रेक लगे तो आगे, और उसके बाद लेफ्ट घूमे तो राइट में झुकाओ, राइट घूमे तो लेफ्ट में झुकाओ। ये सभी आप इनर्शिया का रेस्ट, मोशन और इनर्शिया के डायरेक्शन के बिहाफ पे आपने इनर्शिया में पढ़ा होगा। तो चलिए सर, बिना देर के जल्दी से आगे बढ़ जाए। कह रहा व्हेन अ बस सडनली टेक अ टर्न, टर्न वाली बातें ये भी इनर्शिया का ही है, तो कह रहे ये इनर्शिया के डायरेक्शन के नाते होता है। बोलो बातें क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, ये तो इनर्शिया के एग्जांपल्स पढ़ाए गए थे। अगला सवाल देख लेते हैं सर। A velocity of body of mass 20 kg decreases from 20 meter per second to 5 meter per second in a distance of 100 meters. The force on a body, ए बाबू रे, फोर्स के लिए तो एम ही चाहिए ना, एम तो दिया गया है, लेकिन ए कैसे आएगा? तो जवाब है सर, एसेलरेशन आएगा। कैसे आएगा बाबू रे? बाद में गाड़ी जाके रुक रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा होगा, नेगेटिव फोर्स या नेगेटिव एसेलरेशन बोलिए, तो यानी बाद की वेलोसिटी 5 माइनस शुरू के वेलोसिटी कितना 20 डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा? बोलो साहब। सर ये तो यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया गया है, लेकिन दूरी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा सर, ए निकालना है, एस दिया है, वी दिया है, यू दिया है, टू भी हमको पता ही है, यानी
v की जगह हम करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस u की जगह 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए नहीं पता है। s की जगह क्या लिखेंगे सर? s की जगह 100 मीटर में जाके रुकता है यानी 100। तो सर ये तो 25 है माइनस ये 20 20 400 हो गया बराबर 200 इंटू में a। तो भैया रे a इक्वल टू आएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जवाब है 400 में से 25 जाएगा तो कितना लिख दीजिएगा सर इसको? 400 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -375 क्योंकि 25 में से 400 घटा रहे हैं अपॉन में 200 अपॉन में 200। ये बेटा अगर हम यहाँ पे f बराबर एम में डाले तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की जगह 20 इंटू ए की जगह -375 बाई 200। साहब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 10 आएगा तो f की वैल्यू -375 बाई 10 रुकिए सर -37.5 न्यूटन फाइनली हमारा अपोजिंग फोर्स होगा जिसके नाते ये गाड़ी 100 मीटर जाके या बॉडी जो भी है वो रुक जाएगा। तो क्या निकल के आया सर फोर्स का वैल्यू? -37 पॉइंट। बोलो क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg, यानी लिफ्ट और पर्सन को एक साथ बनाएं तो उसका mg निकल के आएगा 940 और 60 यानी 1000 इंटू में g का वैल्यू 10 बोले तो 10,000 न्यूटन। बाबू रे एंड प्रेसेस द बॉटम वन कंट्रोल पैनल द लिफ्ट इज स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन, यानी ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। जी का वैल्यू 10 के हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो बताओ बेटा ये जो सपोर्टिंग केबल पे टेंशन आएगा क्या आएगा? तो आपने क्या करना है? बोल बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। पहले क्या, अब जो बड़ा वाला फोर्स है जिधर बॉडी जा रहा है, अच्छा तो यानी वो बड़ा वाला फोर्स टेंशन है माइनस अपोजिंग फोर्स क्या है mg के रूप में 10,000 इक्वल टू इसका मास कितना है 940 और 60 मिला के 1000 इंटू एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1। सिंपली क्या किया, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर है में। बोलो यही तो पढ़े हो ना, यानी कि टेंशन माइनस 10,000 इक्वल टू 1000। ये बाबू रे टेंशन बराबर 10,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल 11,000 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन्ड है। बोलो क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर जल्दी से आगे चलते हैं। कह रहा है a constant retarding force of 50 Newton is applied to a velocity to a body of mass, यानी फोर्स का वैल्यू जो है 50 न्यूटन दे रखा है। टू अप्लाइड ऑफ बॉडी ऑफ मास, मास का वैल्यू 20 kg दे रखा है। मूविंग इनिशियली यानी यू का वैल्यू हमको आपको 15 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, यानी कुल कितने समय में ये बॉडी रुक जाएगा। जबकि जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है बेटा रे वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन का ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। इस सर अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो पाइएगा क्या पाइएगा कि बॉडी अगर रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0। फोर्स और मास से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स बाई मास से क्या सर 50/20। रुकिए सर रिटार्डिंग फोर्स है ना तो माइनस लगाइए। अच्छा ये 0 0 कट गया और ये -2.5 आएगा। सर एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई यानी रुक गया है। तो आप पाइएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या पाएंगे सर v तो 0 है, u का वैल्यू सवाल ने 15 दिया है, प्लस a का वैल्यू -2.5 और टाइम t है, माइनस वाला इधर आएगा तो 2.5 t इक्वल टू 15। ए साहब t बराबर 15/2.5। दिस इंप्लाइज क्या ये 6 सेकेंड आएगा क्या? बोल भैया एकदम सरल सा सवाल था। पहले फोर्स मास से हमने क्या निकाला एक्सेलरेशन। सिंपली काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं तो वहां से हमने v बराबर u प्लस ए लगा के टाइम 6 सेकेंड निकाला। बातें क्लियर है? बोलो साहब बड़े मास्टर आगे चलिए।
तो जल्दी से देखिए अगला सवाल कह रहा है a human heart is pumping blood with a constant velocity यानी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, और किस रेट से पंप कर रहा है, m kg पर सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस इज यानी न्यूटन में क्या फोर्स आएगा, फोर्स न्यूटन में, ध्यान से देखिएगा, फोर्स न्यूटन कहिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए, बात तो एक ही है, बोलो साहब, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया रे ध्यान से देखेंगे तो मास बाई टाइम ऐसे समझ सकते हैं आप कि इसका वैल्यू दिया है एम के जी पर सेकेंड, एम के जी पर सेकेंड। अच्छा बाबू रे वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो जवाब है v मीटर पर सेकेंड। इससे रुक जाइए सर, फोर्स के लिए लिखिएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं है तो ये मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम। तो भैया रे ये वाला फैक्टर आपको दिया गया है m। अच्छा सर, और वेलोसिटी की जगह क्या दिया गया है v। अब ध्यान से देखिए यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये केजी मीटर पर सेकेंड, और क्या हो जाएगा बोलो भैया, ध्यान से देखोगे केजी मीटर पर सेकेंड और इसका केजी पर सेकेंड कर दोगे केजी मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका केजी के साथ भी पर सेकेंड, केजी के साथ पर सेकेंड, यानी ये एम वी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल दीजिएगा, न्यूटन। तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा एकदम सरल है, चाहो तो आप यूनिट यूनिट भी कंपेयर करके तुरंत निकाल लोगे कि फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए तो आप पाओगे न्यूटन में, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ केजी पर सेकेंड है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, यानी मल्टीप्लाई करने से बोले तो आंसर m इंटू वी आएगा। तो ये बड़ा सरल सवाल था, क्या फोर्स पूछा है न्यूटन में, तो हमने बेसिकली क्या किया, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लिया। बच्चे कंफ्यूज ना हो क्या कि मास दिया, ये मास बाई टाइम दिया, यूनिट पहचानिए, केजी के अपॉन में सेकेंड भी लगा रखा है। बोलो क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, किसी भी सवाल में कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, वहां भी आपको रिवर्ट किया जाएगा। बढ़ा जाए आगे, चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। कह रहा फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी फोर्स का वैल्यू दे रखा है 6i माइनस 8j प्लस में बाबू रे 10k, और एक्सेलरेशन दे रखा है मैग्नीट्यूड बेसिकली एक्सेलरेशन का कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाबू रे पूछ रहा है मास क्या होगा, तो भैया रे मास तो स्केलर, बोलो साहब क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यानी ये भी स्केलर के फॉर्म में करो, तो फोर्स का स्केलर यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जवाब है रूट में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। भैया ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ना बेसिकली 10√2 आएगा, क्या आएगा 10√2, क्या सर न्यूटन में, क्योंकि यहां देखो न्यूटन होगा सवाल में प्रिंट कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बेटा रे मास जो आएगा सब एसआई में है तो मास भी एसआई केजी में आएगा। मास इक्वल टू अभी अभी क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, यानी फोर्स का वैल्यू 10√2 आएगा डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा साहब, तो सवाल ने दे रखा है 1, दिस इंप्लाइज ये 10√2 आएगा, सब एसआई थे तो मास का भी एसआई केजी आएगा, यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 10√2 केजी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। बढ़ जाए मास्टर आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए सर, कह रहा एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ, यानी मास का वैल्यू अपने को 20 ग्राम कहिए या 20 इंटू 10⁻³ kg कहिए, स्पीड दे रखा है इनिशियली कितना, मान लो स्पीड का वैल्यू आपको 250 मीटर पर सेकेंड दिया है, as it penetrate into the wood for a distance, यानी जब ये क्या बोलते हैं बुलेट एंटर किया तो एंटर करने से कुल 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने के बाद यह रुक जाता है। मान लो क्या, द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम विथ स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड एज इट पेनिट्रेट इनटू द वुड फॉर अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इज
मान लो 12 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया, उसके बाद उसको स्टॉप कर देना है, यानी v का वैल्यू 0 करेंगे, u का वैल्यू 250 करेंगे, 12 सेंटीमीटर यानी कि s का वैल्यू 0.12 मीटर कर देंगे। बेटा रे u दिया, v दिया, s दिया, मास दिया, तो हमसे आपसे फोर्स कह रहा है, तो फोर्स कैसे निकालिएगा? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन यूवीएस के टर्म में कैसे निकालेंगे? तो जवाब है देख बेटा, यहां पे आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगा, पहले आप कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भैया रे v स्क्वायर आपका 0, अरे u का वैल्यू कितना आएगा सर? u का वैल्यू आप पाइएगा, u की जगह 250 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बाबू रे, एक्सेलरेशन ही चाहिए, देखना वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अपोज कर रहा, रिटार्डेशन होगा तभी तो रुकेगा ना। एस का वैल्यू 0.12 रख दीजिएगा, इसको इधर फेंकिए, तो ये 0.12 टू जा कितना हो गया? तो यानी 0.24 ए बराबर 250 इंटू 250। तो ए का वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे आके माइनस हो गया, इधर आया तो माइनस हो गया बेसिकली। चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर? कि यानी ये इधर पॉजिटिव था, इधर आया तो नेगेटिव, यानी किसी एक तरफ आप नेगेटिव लगा सकते हैं। यानी यहां पे सर देख लीजिए, एक्सीलरेशन बराबर -250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 0.24। क्यों सर? क्योंकि 0.12 टू जा कर दिया हमने आपने। आइए सर आगे करते हैं। तो ये F बराबर m की जगह 20 इंटू 10⁻³ सर ये माइनस बस बता रहा है कि ये अपोज कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बस लेते हैं, तो a का जो वैल्यू आएगा 250 इंटू 250 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर? डिवाइड बाई 0.24। अच्छा सर रुक जाइए सर, ध्यान से देखेंगे ना तो पाएंगे, क्या पाएंगे कि इस f का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करने पे वो कितना आ रहा है, ये सर करके ही देख लेते हैं। तो जवाब है बेटा रे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 100 से नीचे, तो 100 से करने का मतलब नीचे तो 24 हो गया, ऊपर 100 से करोगे -3 जो है वो -1 होगा, और उसका भी -1 इस जीरो ने खत्म किया, तो 2 इंटू 250 इंटू 250 कहिए। इस रुकिए जरा, यहां पे आइएगा, 2 मारेगा इसको 12 दफा मार दिया, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी 25 25 625, 2 जीरो आगे लगाइए, डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, यानी ये 12 पंजे 60, यानी एफ का यहाँ पे वैल्यू आया 5, 2 5 12 दूनी 24। अच्छा और कितना आ रहा है सर? यानी 5.2 समथिंग करके ये चेक करिएगा, तो आंसर देखिए, और तो किसी में 5 पहले नहीं आ रहा है, चौथे में आ रहा है, यानी इसको और कैलकुलेट करिएगा, तो 5.2 इंटू 10⁻³ के आसपास की वैल्यू आएगी। बोलो बातें क्लियर है? सर करना क्या था इसमें सर? कैलकुलेशन तो ठीक है, गुणा भाग तो सीख लेंगे। पहली बात सिंपल सी मास दे रखा है, आपको ये बता रहा है जो बुलेट का मास दिया वह इनिशियली जब ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करता था तो स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड था। बाबू रे जब फाइनली उसको रोका जा रहा है, दिस इंप्लाइज कि उसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा। सर कितनी दूर जाके रुक रहा है? जवाब है 12 सेंटीमीटर पे। तो इस कहानी से अपन क्या पता करेंगे? जवाब है एक्सीलरेशन। सर ये उस एक्सीलरेशन का मास अगर इस बुलेट के मास से कर देंगे तो उस पे लगा फोर्स आ जाएगा, यानी मास 20 ग्राम की जगह 20 इंटू 10⁻³ किया, यहां से जो वैल्यू एक्सीलरेशन का निकाला, चूंकि वो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमें तो वैल्यू से मतलब है, तो वो अपोजिंग फोर्स तो नेगेटिव में आएगा ही आएगा, चाहो तो मैं साइन रख के भी देख लो, तो वो वैल्यू लगभग आपका 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर आ रहा है। बोलो कहानी क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं। सर ये तो बड़ा ही सरल सा बात है, क्या न्यूटन का थर्ड लॉ किस पे बेस्ड है? तो जवाब है वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए सर कोई ढंग का सवाल देखिए अगला। कह रहा मैन इज स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is 60 kg weight. If man jumps outside
प्लेटफॉर्म देन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस, यानी कि एक स्प्रिंग प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं। अच्छा, रीडिंग पहले 60 किलोवाट बता रहा है। जब हमें कूदना होगा तो पहले हम दबाएंगे नीचे, जब हम दबाएंगे नीचे तो हमने ज्यादा वेट रीडिंग पाया, उसके बाद जब कूद गए तो वहां पे कोई वेट ही नहीं आया। पहले तो वेट बढ़ेगा, पहले तो रीडिंग बढ़ेगा, अरे उसके बाद जब कूद चुके होंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली जीरो, यानी फर्स्ट तो इंक्रीज कर जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे बड़े मास्टर आगे चलिए सर। कह रहा है a light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one, then the true statement about the scale is, यानी सर कह रहा है माना कुछ ऐसा कि ये लाइट स्प्रिंग है, इसके हुक से हमने एक और लाइट स्प्रिंग टांगा और वहां पे हमने एक एम मास का ब्लॉक को टांगा। भैया रे लाइट स्प्रिंग बार बार क्यों कहना चाहते हैं? कारण है मासलेस। कैसा है? मासलेस। यानी जब हमारा स्प्रिंग मासलेस है तो रीडिंग यहां का ले लो, यहां का ले लो, यहां ले लो, किसी पॉइंट पे रीडिंग लोगे तो वह क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। यहां माना कि x1 है, यहां के x2 है, दोनों क्या आ जाएगा? बोलो साहब सेम ही आएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि जब स्प्रिंग आपका मासलेस है तो आपकी रीडिंग जो होगी दोनों स्प्रिंग के नाते सेम ही आएंगे, यानी दोनों स्केल जो होगा वह क्या होगा? एम ही मास मेजर करेगा। बोलो बातें क्लियर है? यानी वेट एमजी ही मेजर करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा सर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने रीजन समझा कि स्प्रिंग जो है आपका मासलेस है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, यानी मास ऑफ बुलेट जो है वो 200 ग्राम कह लीजिए, या फिर 0.2 बोलिए, क्या बोलेंगे साहब? 0.2 kg। और उसकी स्पीड जो है किसकी साहब? बुलेट की। अब मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, स्पीड बुलेट की कितनी है सर? वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है गन 1 किलो का है और गन रिबाउंड बैकवर्ड पीछे की तरफ होता है, यानी गन का मास जो है, मास ऑफ गन जो है वह 1 kg का है। वेलोसिटी गन का क्या होगा? ऐसे तरह के सवालों में आपको बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। मोमेंटम को क्या करिए? कंजर्व, यानी मोमेंटम बुलेट का मोमेंटम गन का बराबर लिखिएगा। मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर मास ऑफ गन। अरे वेलोसिटी ऑफ गन तो मास ऑफ बुलेट तो बाबू रे आपका 10.2 है। अरे बुलेट का स्पीड कितना है? 5 है। अरे गन का बोलो साहब, गन का मास कितना है? 1 है। अरे गन की वेलोसिटी कितनी है? नहीं पता है। ये साहब वेलोसिटी ऑफ गन बराबर 0.2 इंटू 5 यानी कि 1 हो गया। अरे सर 1/1 1 ही आएगा। दिस इंप्लाइज कि गन का जो बैकवर्ड वेलोसिटी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो साहब कोई दिक्कत वाली बात? अरे बढ़ जाए मास्टर क्या? कहानी स्पष्ट हो पाई है? क्लियर है? चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास, यानी m का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.513 kg। अच्छा मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, स्पीड कितनी दे रखी है सर? 5.00 मीटर पर सेकेंड। ये साहब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बाबू रे अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, तो आप पाइएगा मास 3.513 इंटू वेलोसिटी 5.00। सर इसको करेंगे तो पी का वैल्यू आएगा कितना? 5 से 15 के 5, 5 1 5 1 6, 5 5 25 की 5, 5 दुनिया 5 से 15 2 17, 17.567। सर वो ऑप्शन में है, 17.565 भी ऑप्शन में है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। कारण यह है कि जब इतने क्लोज रिजल्ट आपके ऑप्शन में हो तो आपको सिग्निफिकेंट के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना होगा। यानी सिग्निफिकेंट का रूल कहता था अगर प्लस माइनस होगा तो डेसिमल के बाद देखना,
सबसे कम वाला देखना, वही आंसर में होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल में आप पाइएगा टोटल। देखो साहब टोटल इसमें कितना, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, यानी टोटल में जो सबसे कम फाइनल आंसर में उतना। सर ये कहानी मल्टीप्लाई या डिवाइड का है, और यहां कर कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट कैसे ला रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, यानी लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, यहां 3 यहां 4, तो फाइनल आंसर में कितना 3, 1 2 3। इसके बाद वाले को क्या करेंगे सर, राउंड ऑफ, जस्ट आगे वाला 5 से ज्यादा है तो पीछे वाला बढ़ जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा सर 17.6 केजी मीटर पर सेकेंड। इस लिहाज से ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है। बोलो क्लियर है, समझ आया क्यों पहला आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो नहीं है। बोल भैया बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला देख लेते हैं। अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, यानी अगेन मास ऑफ बुलेट जो है वो 50 ग्राम कहिए, या 50 इंटू 10⁻³ kg कहिए। अच्छा सर वेलोसिटी कितनी है सर बुलेट के, 30 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक विथ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ गन 1 मीटर पर सेकेंड है। द मास ऑफ द गन क्या होगा, मास ऑफ द गन क्या होगा। ये सर अभी आपने बताया ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, मोमेंटम को कंजर्व कराइए। अरे मोमेंटम बुलेट का, मोमेंटम गन का लिखिए, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। बाबू रे बुलेट का मास कितना है 50 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितना है 30 इक्वल टू गन का मास क्या है वही तो निकालना है साहब, इंटू वेलोसिटी कितनी है गन के 1। ये बाबू रे 1 0 इसको -2 किया, 1 0 इसको कितना किया, वेरी गुड -1, यानी 15 इंटू 10⁻⁻1 कहिए, या फिर इसी को कहिए 1.5। सब एसआई में है तो ये भी एसआई में आएगा केजी। इसका मतलब आंसर 1.5 केजी, जो कि ऑप्शन थर्ड में मेंशन्ड है। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए सर अगला देखते हैं। कह रहा है इफ फोर्स ऑन ए रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, और बाबू रे फोर्स का वैल्यू दे रहा है 210 न्यूटन। तो रेट ऑफ कंबसन, रेट ऑफ कंबसन का मतलब हो गया dm/dt आपसे पूछ रहा है। dm/dt सर सेकेंड लॉ जब पढ़े थे ना तो सेकेंड लॉ F बराबर m एग्जैक्टली नहीं था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, यानी d dt ऑफ p, यानी उसका रिजल्ट क्या निकला था, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट माना तो v dm/dt प्लस मास कांस्टेंट माना तो एम ए आया, m dv/dt और dv/dt को वेरी गुड ए लिखे थे, यानी ये हो जाएगा v dm/dt। भैया रे ध्यान से देखेंगे ना तो यानी f डिवाइडेड बाई v यही dm/dt है, और यही अपने से पूछा है। f का वैल्यू 210 भर दीजिएगा, अरे वेलोसिटी 300 भरिए, 1 0 1 0। ए साहब अगर ये 3 21 होता तो ये 7 आता, लेकिन यहाँ 0 के नाते 10.7 आएगा, तो यानी मास बाई टाइम तो 0.7 केजी पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बोलो क्लियर है, अरे बढ़े आगे। चलिए साहब बहुत बढ़िया। कह रहा है इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द फिगर correctly shows the vector addition of two forces F1 F2 is the third force, यानी F1 F2 का सम F3 आना चाहिए। कौन बता रहा है, आओ देखो ये F1 है, अच्छा ये F2 है, तो 110% पैरेललोग्राम बना दो, ये F3 होना चाहिए, है क्या, नहीं सर। यहां देखिए ये F1 है, ये F2 है, फिर से बोलेंगे कि ये F3 होना चाहिए, है क्या, नहीं, पहला दूसरा दोनों गलत है। सर यहां देखिए ये F1 है, नीचे क्या है सर F2 है, पैरेललोग्राम बनाइए, ये F3 होना चाहिए, है क्या, बिल्कुल सर, तो ऑप्शन थर्ड होगा। सिंपल वेक्टर का सवाल है जो कि एनएलएम में भी यूज में आ गया। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए सर अगला देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट
ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। बाबूरे जब आप फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते होंगे तो आपने कुल 4 नाम पढ़ा होगा। पहला साहब ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरा आपने पढ़ा होगा क्या, बोलो साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तीसरा आपने नाम पढ़ा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथा क्या पढ़े थे साहब, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ए बाबूरे इन चारों में ना सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वीकेस्ट तो वीक न्यूक्लियर होगा, नहीं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वीकेस्ट आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे ताकतवर का अगर हम ऑर्डर बनाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अच्छा उसके बाद कौन होता है साहब, जवाब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर सबसे कमजोर कौन है सर, जवाब है ग्रेविटेशनल। तो आओ देख बेटा, सबसे कमजोर कौन है, ग्रेविटेशनल, फिर कौन है वीक न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला हो गया, फिर लास्ट में सबसे मजबूत कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोले तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। यानी ये ऑर्डर के हिसाब से कौन सा सही है, जवाब है दूसरा। बोलो साहब बातें क्लियर है, बड़े मास्टर आगे चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि बाबू रे 3 forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by the 3 sides of a triangle as shown. The particle will now move with velocity. यानी भैया रे अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर आप जहां से चले हैं वहीं पे आगे क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तो वेक्टर के एडिशन में पढ़ाया गया होगा वह वेक्टर क्वांटिटी 0 है। ये सर ये फोर्स को बता रहे हैं सर, यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अरे बोल भैया 0। क्लोज पॉलीगन में यही तो पढ़े थे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वह क्लोज्ड पॉलीगन में नेट 0 हो जाएगा। यह वेक्टर दिखाया जा रहा है पॉलीगन से, तो क्लोज्ड पॉलीगन है तो नेट क्या फोर्स क्या हो जाएगा 0। यानी आप पाइएगा जब नेट फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी रिमेन्स अनचेंज रहेगा, बढ़ने घटने वाला नहीं है। बोलो क्लियर है, अरे बढ़ जाए मास्टर आगे, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत सरल सवाल है। चलिए सर ये अच्छा सवाल कह रहा, rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is? यानी मान लो यहाँ मैसिव रोप आ गया, इसका टोटल मास m है, इसकी टोटल लंबाई l है, जिसको कुल F फोर्स से खींचा जाता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, अरे बाबू रे यहाँ तक बातें समझ में आई है, बढ़ जाए आगे, कोई समस्या, अरे बोलो साहब कोई कष्ट। चलिए सर जल्दी से अब आगे देख लेते, क्या देखेंगे, मान लीजिए कि हमने कहा कि इससे यहाँ पे कुल कोई पॉइंट है x दूरी पहले, सर ये कितनी लंबाई होगी l माइनस एक्स। यहीं पे हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन क्या है। तो बेटा रे इसको 2 पार्ट में तोड़िए, माना ये m1 मास है, ये बाबू रे ये आपका m2 मास के 2 ब्लॉक हैं, मान लो एक लाइट स्प्रिंग से बंधे हैं, यानी लाइट स्प्रिंग का मतलब सर कि रस्सी का अपना कोई मास नहीं है, इसको खींच रहे हैं F से। बाबू रे यहाँ टेंशन लगा T, वही टेंशन यहाँ लगा T, माना पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सीलरेशन A से जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, ए सर यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म रूप है, तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं सर, जवाब है मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला सर आपने, लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, यानी यहां इस सवाल में लैम्डा का क्या वैल्यू होगा सर, जवाब है इसका टोटल मास m, इसकी कुल लंबाई l, यानी हर एक यूनिट में मास बराबर बराबर है। अच्छा सर अगर ये लंबाई x है और ये लंबाई सर कितना है l माइनस एक्स, तो यानी यहाँ के लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ के लिए हो जाएगा m1 बाई x1 और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा m2 बाई l माइनस एक्स।
सर ये सब आपस में बराबर है क्योंकि हर एक यूनिट लेंथ का मास समान दे रहा है, बराबर दे रहा है। अच्छा सर, अब आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक चल रहे हैं तो आप लिख सकते हो इसका भी एक्सीलरेशन ए, इसका भी एक्सीलरेशन ए, यानी टेंशन टी बराबर m2 और क्या हो जाएगा बोलो भैया, इंटू ए। क्या बोला हमने, m2 इंटू ए। भैया रे ये दूसरे ब्लॉक को तो पी ही ले जा रहा है ना, इसलिए m2 इंटू ए। पहले ब्लॉक पे क्या लिखेंगे सर, एक नया पेज ले लें क्या, पहले फिर से समझिए। एक मैसिव रूप है जिसपे एफ फोर्स लगाया जा रहा है, उससे कहीं जहां से लगाया गया एक्स पीछे किसी पॉइंट पे टेंशन बताइए। बाबू रे उस रोप की लंबाई एल है, माना एक सिरा एक्स हुआ तो अगला एल माइनस एक्स होगा। एक का मास जो आएगा m1 आया तो दूसरे का m2 आएगा। m1 कुल एक्स लंबाई में पाया जा रहा है, m2 l माइनस एक्स में पाया जा रहा है। ए सर मान लीजिए दोनों आपस में क्या है, एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, या एफ फोर्स इसको खींचे जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। सर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो पाइएगा, क्या पाइएगा, m2 को ये टेंशन T ले जा रहा है, यानी T बराबर m2 इंटू ए। सर एक नया पेज ऐड कर दीजिए। आओ बेटा ध्यान से देखते हैं कि ये m2 है, बाबू रे ये m1 है, ये लगाया फोर्स F, ये टेंशन T, ये टेंशन T। ए सर ये भी ऐसे, ये भी ऐसे जा रहा है। ये लंबाई सर l माइनस एक्स है, ये लंबाई सर x है, तो कह रहा है कि टेंशन T बराबर m2a। सर रुकिए जरा, यहां इक्वेशन लिखिएगा तो ये आ जाएगा F, अरे ये बड़ा वाला है तभी तो एक्सीलरेशन इधर आया, माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। भैया रे F माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। सर यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू उठा के डाल दे, यहाँ पे t का वैल्यू डाल दे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस m2a बराबर m1a। तो F बराबर m2a प्लस m1a, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। बाबू रे a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बाई बोलो भैया क्या लिख दोगे, F बाई लिख दोगे m1 प्लस m2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। F बराबर क्या लिख दोगे, m1 प्लस m2, यानी T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर आप लिख सकते हो m2 इंटू क्या हो जाएगा, टेंशन ही पूछा था, A की जगह लिखोगे F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। रुक जाइए सर, m2 को बदल लेते हैं हम लोग, m2 को बदल लेते हैं तो m2 क्या हो जाएगा सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा बराबर था, टोटल मास लिया तो टोटल लेंथ, m1 लेंगे तो अपॉन में x लेंगे, m2 लेंगे तो क्या लेंगे सर, l माइनस x। अच्छा सर अगर हम इससे कंपेयर करें, m से कंपेयर करें तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कंपेयर करो तो m2 बराबर m, और क्या हो जाएगा सर, m2 बराबर क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में l माइनस एक्स बाई l, यानी m2 की जगह लिखेंगे m ब्रैकेट में l माइनस एक्स f डिवाइडेड बाई एम एल माइनस एक्स बाई एल, यहां ब्रैकेट में m1 m2। ये बेटा m1 m2 आया कैसे था, वही m तोड़ के ना, यानी m2 में क्या लिखा m। बेटा रे फिर से सुनिए, m2 की जगह एम एल माइनस एक्स हो गया, अरे साहब यही तो आया m2 की जगह एम एल माइनस एक्स बाई एल लिख दिए सर, ये m2 हो गया पूरा, ये पूरा m2 हो गया, ये f है, f लिखा है सर, ये m कैसे आया सर, अरे वही m को तोड़े थे m1 m2 में ना, यानी m1 प्लस m2 को m लिख दिया। तो भैया रे ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे ये m कट जाएगा, तो टेंशन T बराबर आएगा L माइनस एक्स एफ, और क्या अपॉन में L, सर L माइनस एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई L, देखिए किस ऑप्शन में है सर, L माइनस एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई L ऑप्शन बी में है। बोलो क्लियर है, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, मजा आया, बढ़े आगे। चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं।
तो आप पाइएगा 3 ब्लॉक रखे गए हैं M1 M2 M3। M1 का मास 10 किलो, यानी इसका मास 10 किलो है, इसका भैया रे 6 किलो, इसका सर कितना है सर 4 किलो, यहाँ फोर्स लगा कितना रहे सर 40 न्यूटन। ए बेटा रे रुक जाइए, तीनों का एक्सीलरेशन कॉमन रहेगा, यानी कि 6 10 कितना 6 10 16 4 20, तो एक्सीलरेशन आएगा कुल फोर्स 40 बटे कुल मास 20, यानी सब के सब ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेंगे। बोलो क्लियर है? ए बेटा रे पूछ क्या रहा है, टेंशन T2 क्या होगा, T2 यानी ये वाला, तो सर M3 का FBD बनाइएगा, तो M3 बनाइएगा तो यहाँ पे T3 आएगा, यहाँ पे T2 आएगा। ए बड़े बाबू रे ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी T3 बड़ा है माइनस T2 बराबर M3 इंटू ए साहब, इसको यहां लिखिए, T3 40 दिया है, माइनस T2 निकालना है, M3 का मान हमारा 4 किलो है, इंटू ए का मान 2, भैया रे 40, 4 दूनी 8, इधर आके माइनस, T2 उधर जाके प्लस, तो T2 का वैल्यू 32 न्यूटन, 32 न्यूटन जो कि ऑप्शन 4 में दिखाया गया है। बोलो क्लियर है? एकदम सरल सा सवाल था। बड़े मास्टर आगे बोल भैया। चलिए सर अगला देखिए, कह रहा है अ लाइट स्प्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली टू वन ऑफ द ऑफ इट्स एंड, अ मास ऑफ 6 kg इज अटैच्ड टू द अदर मास ऑफ 10 kg, यानी एक 10 किलो एक 6 किलो। बेटा रे ऐसे पुली के केस में आपके सर ने आपको बड़ा ही शानदार सा तरीका पढ़ाया होगा पहले, एक्सीलरेशन निकालना। तो बेटा रे एक्सीलरेशन ऐसे केस में क्या निकालते थे, बड़ा मास माइनस छोटा मास बाई बड़ा मास प्लस छोटा मास इनटू में कितना सर जी। तो सर आइए पहले एक्सीलरेशन निकाल के देखे, 10 माइनस 6, अरे बटे में कितना 10 प्लस 6, ए बाबू रे जी की जगह 10 ले लीजिए, नहीं सर 10 लेने पे नहीं आंसर मिलेगा, 9.80 लीजिए। अरे बोलो साहब, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनाया 10 के मल्टीपल में, तो जी की वैल्यू तो 9.80 लेके चलेंगे, यानी ये 9.8, तो भैया रे एक्सेलरेशन बराबर ये 4 और ये 9.8, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 9.8 करिएगा तो ये कितना आने वाला है, 8 चौका 32 की 2, और उसके बाद आपका 4 9 36 3 कितना हो जाएगा 39, तो 39.2 बाई 16 एक्सीलरेशन है। अच्छा सर टेंशन कह रहा है, ये देखते हैं, तो ये 10 kg का जो ब्लॉक है उसको mg नीचे की तरफ खींचेगा, 10 दहा में 100 न्यूटन से, रस्सी में तनाव लगा टे, अरे पूरा सिस्टम कॉमन एक्सीलरेशन से ऐसे जाएगा, और वो एक्सीलरेशन कितना आया है 39.2 बाई 16, यानी आ जाएगा नीचे जा रहा है, तो mg माइनस टेंशन टी बराबर mg की जगह 100 माइनस टेंशन टी नहीं पता निकालना है, m का वैल्यू 10 इंटू 39.2 बटे 16। बाबू रे इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए यहाँ पे मिटा के, आइए देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान से देखोगे तो 100 माइनस वो कितना हो जाएगा 392, अरे 10 से मल्टीप्लाई हो गया ना, और बटे में कितना है 16 बराबर क्या हो जाएगा साहब टेंशन टी, अरे माइनस टी था उधर जाएगा प्लस टी हो जाएगा, यानी कि 16 दाम 100 हम कितना 1600 में से 3 9 2 घटा के 16 से भाग दे दो, यही टी है। ये करने पे बेटा 73.5 73.5 न्यूटन वैल्यू आएगा। बोलो क्लियर है? एक बार देख लो समझ लो, ऐसे केस में एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा तरीका आपने पढ़ा होगा, बड़ा मास माइनस छोटा मास डिवाइडेड बाई बड़ा मास प्लस छोटा मास इनटू जे, वो आ गया। तो चाहे इसको ऊपर की तरफ ले जाके कर लो टेंशन निकाल लो, चाहे इसको नीचे की तरफ गिरा के निकाल लो, बात एक ही है। बोलो क्लियर है? अरे बड़े मास्टर आगे चलिए सर, कह रहा है अ बॉडी शोन इन अ फिगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यानी भैया रे बस ऐसे समझो आप कि यानी ये जब नीचे जाएगा तो टेंशन टी ऊपर लगेगा, यानी नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा लगता है। अरे यहाँ पे ये पढ़े होगे ना आपकी, यहाँ पे mg लगता है और इधर क्या आएगा mg cos थीटा, इधर आता था mg साइन थीटा। तो भैया रे अगर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि mg साइन थीटा में से t को घटाएंगे तो ये ma के बराबर आएगा। mg की जगह m की जगह 12 इंटू जी की जगह 10 लेते हैं, साइन थीटा 37 दिया है तो 3/5 माइनस टेंशन टे, मास का वैल्यू 12 इंटू एक्सीलरेशन 2, तो भैया रे ये तो यहाँ 2 आया, 2 6 12 छंग 72 और माइनस 12 दूनी 24 बराबर टे। तो बेटा रे टी का वैल्यू जो आएगा वो 48 न्यूटन। बड़ा ही सरल सा सवाल है, आ गया जो कि ऑप्शन 1 में है। देखो कोई दिक्कत समझ में आया, बढ़े आगे। चलिए सर, कह रहा है अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुले कनेक्ट टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 इफ द एक्सेलरेशन, यानी वही कहानी है, एक मास m छोटा एक मास m बड़ा, ये पुली को फिक्स वगैरह कर दिया गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दिया g/8, तो मास का रेशियो पूछ रहे हैं, m1/m2 का रेशियो पूछ रहे हैं। ए सर एक्सेलरेशन क्या होता है, m छोटा माइनस m बड़ा डिवाइडेड बाय m छोटा प्लस m बड़ा, या m1 m2 जो भी कह लो, n2 में कितना g, ये सब g कट जाएगा तो 1/8 बराबर मान लो m1 m2 कह दे तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस करिएगा तो ये तो आएगा m1 प्लस m2 और बराबर क्या हो जाएगा 8m1 माइनस 8m2, तो सर रुक जाइए 8m2 को इधर लाइए तो ये 9m2 हो गया, एक m1 उधर गया तो ये 7m1 हो गया, तो भैया रे m1/m2 करिएगा तो 7 इधर आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर 9/7 या 9:7। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बातें समझ में आ गया, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर यहां तक बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन 9 मास का रेशियो 9/7 आ रहा है, कोई समस्या। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, पुली से अटैच 2 ब्लॉक है, एक छोटा एक बड़ा, तो फाइनली क्या लिखेंगे m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, एक्सेलरेशन का वैल्यू g/8 दिया, इक्वेट कर दिए तो फाइनली मास का रेशियो आ गया। चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है स्ट्रिप ऑफ मास, यानी मास दिया है 3 × 10⁷ kg, इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ इतना थ्रू अ डिस्टेंस इतना, एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप इज, यानी बाबू रे मास दे रखा है आपको 3 × 10⁷। अच्छा इनिशियली एट रेस्ट पे मतलब कि u कितना है 0 है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना है सर, ये फोर्स का वैल्यू कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन, थ्रू अ डिस्टेंस कितनी दूरी चल रहा है 3 मीटर, तो उसके बाद फाइनली आप बताओगे क्या इसका 3 मीटर चलने के बाद आप बताओ स्पीड ऑफ द शिप यानी v का वैल्यू क्या होगा। एकदम सरल सवाल है सर, अगर आपको ध्यान से देखोगे मास फोर्स दिया है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा फोर्स बाई मास, यानी 5 × 10⁴ बाई मास 3 × 10⁷। ये तो एक्सीलरेशन आ गया जो भी आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, u 0 है, s दिया है, v निकालना है तो v² = u² प्लस 2as, भैया रे u खत्म हो गया तो v² निकालना है, तो a की जगह कितना भर दो, यही 5 × 10⁴ बाई 3 × 10⁷, और s की जगह कितना भर दोगे 3 मीटर, 3 से 3 कट जाएगा, 2 पंजे 10 में कितना हो जाएगा 10⁵। बेटा रे ध्यान से देखो 10⁵ हो गया ये, और नीचे कितना है 10⁷, ऊपर अभी भी क्या हो जाएगा v² बराबर अभी भी 1/100 है,
तो इसका मतलब v बराबर 1/10 होगा, यानी इसको आप 0.1 मीटर पर सेकेंड 0.1 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। एकदम सरल सरल सवाल है, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी अच्छा खासा यूज आ रहा है। बोलो कहानी क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए बेटा, किसी भी सवाल में कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से उसका डाउट दोबारा रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए सर, बिना देर के अगले सवाल पे आते हैं। When a force F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2, F3 mutually perpendicular, मान लो ये पार्टिकल है, ये हमारा क्या है F2 है और ये क्या है हमारा F3 है। कह रहा है कि F1, F2, F3 एक्ट कर रहा है m मास पे, देन द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी, माना F3 यहां कहीं है, तो बेटा रे अगर ये रेस्ट पे है तो F2, F3 का जो ये इधर नेट आएगा F नेट ड्यू टू 2 and 3 वो इस वाले F3 के बराबर, सॉरी F1 के क्या होगा बराबर। फिर से सुनिए सर, हमने कहा एक m मास का पार्टिकल है, उस पे कुल 3 फोर्स लगते हैं, F2, F3 ऐसा लगता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। कह रहा है कि अगर F3 भी लग रहा है तो F3 के, अरे सॉरी F1 भी लग रहा है तो F1 के लगने पे पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी अगर F2, F3 इधर 10 न्यूटन है तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में F1 भी 10 न्यूटन होना चाहिए। तो आप कहोगे कि अगर F1 को हटा दो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो बेटा रे इन दोनों को तो बैलेंस कर रहा है F1 ही, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ये क्या होता है फोर्स बाई मास। फोर्स कौन सा? नेट वाला, तो नेट कौन सा होगा? F2 का रूट में स्क्वायर प्लस F3 का रूट में स्क्वायर बाई मास, या फिर F2 F3 के जितना तो अकेले F1 का ही वैल्यू है, तो ये लिख सकते हो F1 का वैल्यू बाई मास, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ऑप्शन में रूट में F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर बाई मास होता तो भी सही था, या F1 बाई मास है तो भी सही है। तो सर दिया कौन सा वाला है? जवाब है F1 बाई। बोलो क्लियर हो गया, समझ आ गया? बढ़े आगे। चलिए सर, कह रहा है टू फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स making an angle of 30 degree 60 degree with the vertical are shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration? ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पहले तो फिगर देख के कंफ्यूज होगा कि सर एंगल देख के आपने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, लिखा है वर्टिकल दिखा दिया हॉरिजॉन्टल, सही लिखा है बेटा। वर्टिकल से 30 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल से 60, सही है। वर्टिकल से 60 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल से 30, राइट एंगल ट्रायंगल में, सही है। चलिए सर करके देखते हैं। तो भैया रे यहां तो mg लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? बोलो साहब, यानी इंक्लाइन के अलोंग आप पाओगे एक इधर लगता है क्या एक्सीलरेशन लगेगा g साइन थीटा। क्या लगेगा? g साइन थीटा। अच्छा, और परपेंडिकुलरली लगता है इधर कितना? g cos थीटा। और यहां पे भी लगेगा इधर g साइन थीटा और परपेंडिकुलरली लगेगा g cos थीटा। सर कह रहा है कि ये जो भी एक्सीलरेशन आ रहा है उसका वर्टिकल वाला, कौन सा वाला? वर्टिकल वाले का रिलेटिव एक्सीलरेशन बताइए, ए वाले का बी के रिस्पेक्ट में। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन ऑफ ए पहले निकालते हैं। तो वर्टिकल निकालोगे तो बेटा रे मान लो हमने ऐसे लाइन खींचा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बेटा रे आप पाओगे ये लकीर से यहां पे लाइन होता तो वो 30 बनाता, तो ये वाला कितना बनेगा? 60। तो जी साइन थीटा का इधर क्या आएगा? cos 60 डिग्री वाला कंपोनेंट, जी साइन थीटा का इधर साइन 60 डिग्री वाला कंपोनेंट आएगा। यानी नीचे की तरफ आप देखोगे अगर इधर एंगल 60 डिग्री है, यह वैल्यू मान लो जी साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू आएगा जी साइन थीटा और क्या? कौन सा कंपोनेंट? कॉस वाला, यानी कॉस 60। और क्या हो जाएगा? इधर वर्टिकल वाला आएगा जी साइन थीटा, थीटा तो 60 ही है, दोनों जगह 60 रख दो, जी साइन 60 इंटू इधर कॉस है तो इधर साइन आएगा साइन 60, यानी ये कितना हो गया? जी की जगह से 9.8 लीजिए, साइन स्क्वायर
क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 9.8 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिमिलरली इस वाले को देखिए सर, इसका वर्टिकल कितना आएगा, तो जवाब है इसका वर्टिकल आएगा, इसका वर्टिकल आएगा जी साइन 30, और क्या इधर वाला कंपोनेंट साइन 30, यानी ये जी साइन स्क्वायर 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, घटा दीजिए तो यानी ये वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू आएगा 9.8 इंटू भैया रे साइन 60 कितना √3/2, उसका स्क्वायर तो 3/4 हो गया, यहां वैल्यू आएगा 9.8, 30 का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का 1/4, तो भैया रिलेटिव एक ही डायरेक्शन में है तो घटाओ, यानी 9.8 दोनों में कॉमन, 3/4 में से 1/4 को घटाओगे तो ये 2/4 यानी 1/2 हो गया, 1/2 बोले तो काट दोगे तो ये 4.9 वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सीलरेशन आएगा। क्या किया सर, एक बार फिर से मिटा के बता दीजिए क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा है, तो आइए फिर से मिटा के देख लेते हैं। सवाल शानदार है, बहुत मजा आने वाला है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था सर, और मजे की बात तो यह कि सारी बातें आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इवन किस क्वेश्चन से मॉडिफाई किया गया है वो भी मेंशन्ड है, क्योंकि पेपर हमने ही बनाया है तो बड़े अच्छे से हमें पता है कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बातों से कैसा सवाल बनाया जा सकता था। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है बेटा। चलिए आइए एक बार फिर से कनेक्ट होते हैं। कह रहा है कि रिलेटिव एक्सीलरेशन बताना है, यानी क्या एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, वो भी वर्टिकल वाला। हम आप पढ़ते हैं क्लास में इंक्लाइन वाला, इंक्लाइन के अलोंग क्या लिखते हैं जी साइन, कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से 30, यहां कितना होगा जी साइन, कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से 60, लेकिन ए वाले का वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे, वर्टिकल निकालोगे तो कितना है ये 60 है, तो ये भी एंगल 60 होगा, तो यानी ये जी साइन 60 वाले का इधर कंपोनेंट आएगा जी साइन 60 इंटू कॉस 60। अरे बेटा रे जिधर एंगल उधर कॉस, परपेंडिकुलर में साइन, तो इधर हो जाएगा जी साइन 60 इंटू क्या इधर साइन वाला कंपोनेंट, ये तो वैल्यू ही जी साइन 60 है, इसके अलोंग बताओ क्या होगा, तो जवाब है साइन 60, यानी ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 60। सिमिलरली दूसरा वाला इधर क्या है जी साइन 30, तो वर्टिकल में क्या है, सारी कहानी वर्टिकल के अलोंग बतानी है, तो जी साइन स्क्वायर 30, यानी रिलेटिव एक ही डायरेक्शन में तो घटा के बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जी कॉमन साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, हल कर देंगे तो 9.8 बराबर 3/4 माइनस 1/4 करने पे ये वैल्यू आएगा 9.8 इंटू 1/2, दैट विल इक्वल टू कितना 4.9, और वो भी कैसा वर्टिकल में, क्योंकि हमने तो वर्टिकल का निकाला है। बोलो भैया बढ़े आगे, अब क्लियर हुआ, अब मजा आया। चलिए सर, चलिए बेटा तो देखते हैं अब हम लोग अगला सवाल, ये 27th वाला क्या कह रहा है, a ball is thrown vertically taken as z axis positive, ठीक है साहब z axis को पॉजिटिव लिया, from the ground the correct momentum height, यानी कौन सा ग्राफ मोमेंटम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर करना क्या है, पहले रिलेशन बना लीजिए मोमेंटम हाइट में। तो बेटा रे ध्यान से देखिएगा ना, तो पहले अगर किसी बॉल को वर्टिकली आप फेंक रहे हैं तो ऐसे जाके अगर आ रहा है तो शुरू में तो वेलोसिटी घट रहा है, घटते 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 इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0, उसके बाद जब वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ता बढ़ता जाएगा, यानी पहले वेलोसिटी 0 हो गया, और ये वो पॉइंट है एच मैक्स वाला जहां पे आप पाओगे कि मोमेंटम 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रही है। तो यानी अब सर रिलेशन बना लीजिए मोमेंटम हाइट का, तो सर ध्यान से देखिएगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा 2as। सर अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें
तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी चीज पाएंगे। क्या पाएंगे कि बेटा रे ए की जगह जी भर लीजिएगा, एस की जगह एच भर लीजिएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, 2GH को इधर लेके आइए और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिएगा तो वेलोसिटी को कैसे हम मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, तो मोमेंटम p बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम बाई मास। क्या होता है? मोमेंटम बाई मास। यानी 2GH को हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस मोमेंटम का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर। भाई अरे रिलेशन देखो, यहाँ h के पावर 1 है, यहाँ h के पावर 2 है, लेकिन हमारे ग्राफ में दूसरा और चौथा वाला तो लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ यानी पावर सेम कहता है 1 1, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ h के पावर तो 1 है लेकिन p के पावर 2 है, इसका मतलब दूसरा चौथा नहीं होगा। तो सर ऑप्शन तो पहला या तीसरा ही होना है। अब आप कैसे कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि पहला है कि तीसरा? उसके लिए क्या करना है सर, पहले आप देखिए वर्टिकल मोशन एनालिसिस करिए कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी घटा 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 घटते घटते जीरो, वेलोसिटी घटा तो मोमेंटम भी घटा, यहाँ वो पॉइंट है जहां वेलोसिटी जीरो मोमेंटम जीरो, फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा। तो मतलब ये है कि मोमेंटम वेलोसिटी ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, एक तरफ पॉजिटिव लिया दूसरी तरफ नेगेटिव लेंगे, और ये पॉइंट पे क्या है बोलो भैया, पहले मैक्सिमम से घटते 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 जीरो, फिर बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे नेगेटिव। यानी पहले बढ़े से घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और एक पॉइंट आया एच मैक्स वाला, जब सबसे ज्यादा एच आ गया तो जीरो, उसके बाद घटते घटते क्या होगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा। जब घटते घटते जीरो हुआ एच मैक्स पे देखो मोमेंटम वाली लाइन क्या हो गई, जीरो। अच्छा सर ये तीसरा वाला क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा रे इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, घटने से, नेगेटिव से। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल मोमेंटम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब एच जीरो है दोबारा गिर गया तब भी क्या मोमेंटम सबसे ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। इन्होंने क्या किया, मोमेंटम की वैल्यू जीरो दिखाई, तीसरा वाले ग्राफ ने मोमेंटम वाली लाइन जो है ध्यान से देखोगे तो जीरो दिख रहा है एच मैक्स पे, चलो ये तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव से नहीं शुरुआत हो रहा है ना साहब, अब बढ़ता ही नहीं जा रहा है, बढ़ता ही नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, जो कि करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है ग्राफ में। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए सर अगला देख लीजिए। A bullet of mass 20 ग्राम has an initial speed of मास 20 ग्राम है बेटा रे, यानी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg। अच्छा साहब, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर स्टार्ट पेनिट्रेटिंग अ मड ऑफ, क्या है, मड वॉल ऑफ थिकनेस, यानी s का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस, यानी फोर्स की बात करें, रेजिस्टिव फोर्स की बात करें, तो बेसिकली ये 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन लगेगा। अच्छी बात है सर, स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड, माना ये जो भी मड है इसमें ये बुलेट आया और जब निकल रहा था तो वेलोसिटी क्या होगी, हिलते समय, इंटर करते समय वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था। भैया रे इस मड का कितना थिकनेस है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा सर इसको हम लोग क्या बोले अभी, 0.2 मीटर। सर यू पता है, वी पता करना है, एस पता हो गया, एक्सीलरेशन आ सकता है, बिल्कुल फोर्स बाई मास करके एक्सीलरेशन निकालिए। सर ये रेजिस्टिव फोर्स है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, तो एक्सीलरेशन बराबर फोर्स रेजिस्टिव बाई मास 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई बाबू रे 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। बेटा इसको 25 करिएगा, ये जो 2.5 है इसको 25 करिएगा, 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, यानी 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये कट गया पावर, यानी ये आएगा 5/4, लेकिन माइनस में, किसमें आएगा, माइनस में। वेरी गुड, यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला है। v स्क्वायर पता करना है, u का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर
+2, ए की जगह सर 5/4 मत डालिए, -5/4 डालिए, वेरी गुड, इंटू एस की जगह 0.2। बेटा रे ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कट के 2 आया। अच्छा बाबू रे यहां सॉल्व करेंगे तो 2 मारेगा 0.2 को 0.1 टाइम, 0.1 इंटू 5 क्या 0.5 हो गया, और माइनस प्लस मिला के सर यहां माइनस कर दीजिए। नहीं समझ में आया सर फिर से समझाइए क्या करना है, u की जगह 1 भर दिया, u स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर +2, a की जगह -5/4, ठीक है सर। उसके बाद देख लीजिए s की जगह कितना 0.2 दिया, भर दिया, ये 2 को 4 से मारे 2 आया, 2 को फर्दर 0.2 से डिवाइड किया 0.1 आया, यानी 0.1 इंटू 5 0.5, चूंकि माइनस लगा है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5, तो बेसिकली v स्क्वायर हमारा क्या आएगा 0.5 आएगा। अगर v स्क्वायर 0.5 आया, या ऐसे कह लो v स्क्वायर बराबर, v स्क्वायर कैसे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, v बराबर 1/√2 आ रहा है, तो सर ये किसके बराबर आएगा सर, जल्दी से बता दीजिए किसके बराबर आएगा। जवाब है ये 0.7 मीटर पर सेकंड के बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, बोलो साहब बड़े आगे मास्टर, कहानी क्लियर है। सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी शानदार एप्लीकेशन नजर आ रहा है एनएलएम में भी। बढ़ जाए मास्टर आगे, चलिए सर कह रहा है सर ये क्या है फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया गया है, इससे निकाल कह सकते हैं, तो बिना सवाल पढ़े आप कह सकते हो सर इससे हम इंपल्स निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम, या चेंज इन मोमेंटम की चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा है। कह रहा है 2 किलो का मास है, इनिशियली रेस्ट पे है यानी u बराबर 0, अच्छी बात है सर। अ फोर्स एक्ट ऑन इट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, द फोर्स टाइम ग्राफ सुन। क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का। तो भैया रे ध्यान से देखोगे तो हमें पता है क्या कि ft जो आएगा वह बेसिकली m डेल्टा v हो जाएगा, m की जगह m 2 किलो रखेंगे, डेल्टा v बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल तो 0 है, यानी एरिया अंडर द ft कर्व जो होगा इस केस में हमें mv दे जाएगा। भैया रे आओ निकाल लेते एरिया अंडर द कर्व, सिंपल सी बात है, यह सर हमारा ट्रायंगल है, यानी ये वाला एरिया जो है हाफ, बेस की जगह 2, हाइट की जगह 10, बेटा रे ये कट के कितना आएगा, जवाब है 10। ये वाला सर कितना है सर, जवाब है ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बेस यानी 2, हाइट यानी कितना 10, तो ये वाला तो सर आपका आएगा 20। सर इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है या ट्रेपीजियम बना के भी कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा क्या ये वाला नीचे वाला, तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा बेस 2, हाइट 10, इसका भी वैल्यू कितना आया 10 दूनी 20, ये वाला पार्ट हाफ, बेस कितना 2, हाइट कितना यहां से यहां तक 10 है, यहां 20 है, तो टोटल 10, यानी इसका भी कितना आ गया 10 ही आया। इस वाले का बताओ बेटा कितना आएगा, हाफ, बेस 4, हाइट 20, यानी कि ये कितना आएगा 20 दूनी 40, 40 10 50, 20 70, 20 90, 10 100, यानी कि ft का वैल्यू जो है वो 100 है। सर मास 2 किलो है इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा 100/2, यानी सर 50, सब एसआई में भरे हैं तो केजी, अरे सॉरी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, मास होता तो केजी आता, लेकिन वेलोसिटी है तो एसआई में भरे हैं तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो कहानी क्लियर है। एक बार फिर से देखिए एरिया अंडर द एफटी कर्व हमें क्या देगा, जवाब है सर ये हमें फोर्स और टाइम का मल्टीपल की तो इंपल्स देगा या चेंज इन मोमेंटम देगा। सर चेंज इन मोमेंटम में इनिशियली 0 कह रहा था, 10 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो 10 सेकेंड तक में जो मोमेंटम में चेंज आया है देख लेते हैं। तो ये m डेल्टा v में v फाइनल -0, क्योंकि इनिशियली रेजिस्टेंस चला था, मास की जगह 2 किलो भर दिया और ft का जो एरिया निकाला तो वो 100 आया, तो फाइनली वहां से v का वैल्यू हम आप क्या 50 मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन कर पाए। चलिए सर अगला सवाल देखते हैं।
ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इन द फिगर गिवन बिलो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 मास दिया है। इंपल्स क्या होता है बोलो बेटा? फोर्स इनटू टाइम। अच्छा सर फोर्स अगर हमें नहीं पता है, टाइम 2 सेकंड दिया है, फोर्स नहीं पता है, तो इंपल्स को और कैसे निकाल सकते हो? तो इंपल्स को निकालने का तरीका एक है, क्या? इंपल्स बराबर होता है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम एम डेल्टा वी। बाबू रे एम का वैल्यू 0.1 है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा? तो बेटा 0 से 2 सेकंड में, तो 0 से 2 सेकंड में दूसरे सेकंड पे तो स्लोप कितना हो जा रहा है? 0। अरे बोलो भैया एट 2 सेकेंड, एट टी बराबर 2 सेकेंड पे, यानी फाइनल वेलोसिटी की जब चर्चा हो रही है, एट टी बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है? जवाब है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड आ रही है 0। और बिटवीन 0 टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में स्लोप देखो कितना है? तो जवाब है परपेंडिकुलर 4 बेस 2। तो जो 0 से 2 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी जिसको आप यू कहेंगे, वो बेसिकली कितना आएगा? जवाब है 4/2 यानी कि 2। तो भैया रे 10.1 फाइनल कितना है सर? फाइनल तो हमारा 0 हो जा रहा है 2 सेकेंड, माइनस इनिशियल कितना है? जवाब है 2। तो सर ये जो इंपल्स इंपार्टेड आएगा या चेंज इन मोमेंटम आएगा वह बेसिकली 10.1 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बेसिकली -0.2 आएगा। क्या आएगा? -0.2 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंपल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? सेम। बोलो भैया क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या करना था? कुछ भी नहीं, हमें आपको कह रहा टी बराबर 2 सेकेंड होते होते आप बताइए इंपल्स की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो हमने 2 सेकेंड पे जाके देखा फाइनली, तो फाइनली 2 सेकेंड पे हमको मिला वेलोसिटी का स्लोप 0 है, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या है? 0, यानी वेलोसिटी 0 है। और 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी इनिशियल u देखा तो आ गया स्लोप से 4/2 यानी कितना आया? 2। तो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर m डेल्टा v, यानी m डेल्टा v क्या है? फाइनल 0 -2। तो ये आंसर -0.2 आएगा kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए inertia is property by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest। only लिख के गलत कर दिया साहब। अगर यहां लिखता कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके नाते वो चेंज नहीं कर पाता क्या अपने स्टेट को? रेस्ट को, मोशन को या डायरेक्शन को, तब तो ये सही होता। लेकिन अगर यही क्या बोलते हैं ओनली लिख दिया इन्होंने, यह बात यहाँ पे गलत हो गई। फिर से सुनना, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी इज अनेबल, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बातें इनर्शिया के बारे में, बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और क्या डायरेक्शन। इसीलिए आप पढ़ते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये ओनली लिख के गलत हो गया। अगला पढ़ो, द बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। ये बेटा रे बैलेंस फोर्स यानी मतलब जैसे 5 न्यूटन दाहिने तरफ से लगा, 5 बाएं से लगा, क्या है? बैलेंस फोर्स है। तो बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट में। बॉडी मूव कब करेगा? दाएं से लगा 10, बाएं से लगा 5, तो नेट दाएं की तरफ जाएंगे, यानी तभी मूव करिएगा जब अनबैलेंस फोर्स होगा। और वही कह रहा है, इसलिए रीजन वाला लाइन तो सही है लेकिन असर्शन गलत हो गया। तो असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन सही है। इस लिहाज से इसका आंसर चौथा होगा। बोलो क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला देख लीजिए। कह रहा है अ मैन इज ए क्लोज केबिन फॉलिंग फ्रीली डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटी। अच्छा कह रहा है कि एक आदमी है केबिन के भीतर, अगर फॉल कर रहा है फ्रीली तो ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करता। तो आइए देखिए आपके लेवल पे इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो जवाब है कि बेटा रे जब ये केबिन में आदमी गिर रहा है तो नीचे तो लग रहा है mg, ऊपर मान लो हमने माना रिएक्शन आर या नॉर्मल। अच्छा भैया रे अब मेरी बात ध्यान से देखना, बॉडी नीचे आ रहा है सपोज करिए ए एक्सीलरेशन से, तो लिखिएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन बराबर ma
और मजे की बात तो यह है जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो हम जानते हैं कि A बराबर G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg ma बराबर हो गया। तो इस लिहाज से जो रिएक्शन आएगा जीरो आएगा। दिस इंप्लाइज कि वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है सर, आपके लेवल पे इस स्टेटमेंट को सही करा दिया जाता है। अब कह रहा है इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास हैव इक्विवेलेंट। सर हमारे सिलेबस में तो इनर्शियल ग्रेविटेशनल मास सेम ही दिया जाता है, यानी इनर्शियल मास होता है A बराबर F बाई ए। बोलो साहब, या M लिखते हैं या ऐसे कह लीजिए M बराबर F बाई ए। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? F बाई जे। बाबू रे अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे अगर क्या Ag बराबर है तो इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास क्या है? सेम। अर्थात आप कह सकते हैं असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में कहीं और आए तो अगली दफा इसको चुनिएगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, तो कहने का मतलब इस पे चूज करिएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता कि जो केबिन में आदमी फॉल कर रहा है वो ग्रेविटी फील नहीं कर रहा है। बातें क्लियर हो पाया? फिर से सुनिएगा क्या बोला गया। अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन आता है, बहुत एग्जाम में आएगा। कई अलग अलग साइट्स पे हमने देखा है गलत भी एक्सप्लेन किया गया, कई किताबों में भी गलत प्रिंटिंग हुआ है या हो सकता है गलत लिखा ही गया। क्या इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आप पाइएगा कि अगर आदमी क्लोज केबिन में गिर रहा है तो रिएक्शन जीरो, यानी कि फोर्स फील नहीं कर रहा है। सही बात है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो मास है ग्रेविटेशनल और कौन सा इनर्शियल, बस ये में वो भी हमने प्रूव किया, यानी दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इंप्लाइज कि हमारा आंसर सेकंड वाला सही होना चाहिए। कुछ किताबों में फर्स्ट दिया उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ अलग अलग साइट्स पे भी गलत दिया है फर्स्ट वाला, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? चलिए सर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास, यानी m का वैल्यू 3 kg, चेंज इन स्पीड फ्रॉम 3 से, u का वैल्यू है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू है 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो भैया रे t का वैल्यू अगर 25 सेकेंड दे रहा है तो हमें आपको क्या बताना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बाबू रे फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी मास एक्सीलरेशन नहीं पता v माइनस यू बाई टी लिख दीजिए यहाँ पे, तो F बराबर क्या हो जाएगा? मास 3 kg। अच्छा v की जगह कितना हो रहा है सर? 3.5 माइनस यू की जगह 2, टाइम है 2.5, तो बाबू रे ये 3 इंटू 1.5 बाई 2.5, बेटा रे ये 3 इंटू 15/25, 5 मारेगा 3 बार, 5 मारेगा 5 बार, 3 तरीके 9/5। अरे सर 9/5 को बोलते क्या है आप? 9/5 को आप ध्यान से देखिए, यही लिखा है ना। अच्छा टाइम 2.5 नहीं है, टाइम 25 है। सर एक छोटा सा कैलकुलेशन गलती कर दिया आपने, क्या कि यहाँ पे 2.5 डाला, लेकिन वास्तविकता में सवाल ने कितना दिया था टाइम? जवाब है 25। तो आइए सर वही भर देते हैं, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट यही है साहब, क्या F बराबर m ए लगेगा, a को तोड़ मरोड़ रहा है, यानी F बराबर m की जगह 3, v की जगह 3.5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 25। बाबू रे 2.5 नहीं है, ये 2 है, और डिवाइडेड बाई कितना 25, तो F बराबर 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड 25, तो बेटा रे ये क्या हो जाएगा? जवाब है 4.5/25। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 0.18। कितना आएगा? 0.18, जो कि किस ऑप्शन में है सर? 0.18 किस ऑप्शन में है? जवाब है थर्ड में। देख लो भैया, बेसिक से कैलकुलेशन है, कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछना। चलिए सर अगला करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास, यानी m दे रहा है आपको 40 kg, climbing a vertical pole at a constant speed if the coefficient of friction between his palm and the pole is,
0.8, तो यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज अप्लाइंग द फोर्स, यानी मान लो ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया बेटा, ये आदमी है, हमने ऐसे ब्लॉक के रूप में दिखा दिया। सपोज करो इधर क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसी का वैल्यू पूछा, इतना ही फोर्स नॉर्मल के रूप में इधर लगेगा, ये अप्लाइड फोर्स है, नीचे इसका mg लगेगा, बॉडी नीचे खिसक रहा होगा तो बेसिकली फ्रिक्शन या खिसकना चाह रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा सर, तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल। सर यही नॉर्मल पूछ रहा है जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर है हॉरिजॉन्टली, तो ठीक है सर, यहाँ पे फ्रिक्शन mg के भी तो बराबर है, यानी फ्रिक्शन बराबर mg, तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई म्यू। m का वैल्यू कितना दे रखा है साहब, 40, g का वैल्यू 10 बाई म्यू का वैल्यू कितना है 0.8, भैया ये 0.8 40 को मारेगा 50 बार, 50 दहा में नॉर्मल कितना आया 500 न्यूटन, कितना आएगा 500 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन्ड है। बोलो क्लियर है, अरे बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए, अ यूनिफॉर्म मेटल चेन, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपने किया भी होगा क्लास में, लगभग हर टीचर कराता है। कह रहा है यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल सच दैट one end of chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of the length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction is, भैया रे ये माना हमारा क्या है ये हमारा चेन है, अच्छी बात है सर, ये हमारा चेन है, तो ध्यान से देखना, कह रहा कि 1/3 यानी L/3 पार्ट हैंग कर रहा है, बचा कितना 2L/3 पार्ट टेबल पे है। सर इसको चेन मत मानिए, मान लीजिए टोटल m मास था, तो यानी कि यहाँ पे क्या एक रस्सी से बांध दिया जा रहा है, इसका मास जो लटक रहा है m/3 मानिए, और जो स्लाइड करना चाहता है उसको 2m/3 मानिए। अरे यूनिफॉर्म चेन है तो ऐसा मानिए कि जितनी लंबाई उतना प्रोपोर्शन में मास, जितनी लंबाई लटका उतना प्रोपोर्शन में मास लटका, यानी यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए। तो भैया रे म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, म्यू का। आइए देखते हैं सर mg का क्या वैल्यू आएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लिख रहे हैं वो m/3g हो जाएगा। टेंशन लगेगा कितना, m/3g, क्योंकि ये तो m/3 मास है ना, और इसके ऑपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होगा सर, तो फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल। अरे फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होगा, अरे अबाउट टू मूव वगैरह का केस है, जस्ट वर्ज पे है स्लाइडिंग के, तो फ्रिक्शन तो टेंशन की जगह लिखेंगे m/3j बराबर म्यू। नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, इसका कितना लगेगा mg, तो 2m/3j, यानी इसको लिखेंगे 2m/3j, 3g कट गया, mm कट गया, तो म्यू का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई का 2 उधर डिवाइड में जाएगा, यानी ये वैल्यू म्यू का 1/2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन्ड है। बोलो कहानी क्लियर है, अरे बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, तो ये चेन के प्रॉब्लम में उसको ब्लॉक मान के, मान लीजिए मासलेस रस्सी से बंधी है, तो बड़ी सरलता से आप ऐसे सवाल को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सर अगला देखिए, कह रहा है इफ अ लेडर वेट 250 न्यूटन, वेट यानी नॉर्मल दे दिया 250 न्यूटन, placed on a smooth vertical wall having coefficient of friction between the wall and the floor is 0.3, यानी म्यू का वैल्यू दिया है 0.3, और नॉर्मल या वेट जो भी कह रहे हैं mg वो दे रहा है 250 न्यूटन, तो कह रहा मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा सर फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल में म्यू का वैल्यू 0.3, नॉर्मल 250, सर ये कितना आने वाला है सर, यह 75 न्यूटन आएगा। सर इससे सरल तो पूरे पेपर में कोई सवाल नहीं था, सिंपल फ्रिक्शन पूछा है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू दे रखा है, एन दे रखा है, इसलिए इसका आंसर 75 न्यूटन यानी ऑप्शन पहला आएगा। बोलो क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, a block of mass 2 kg is kept on the floor, the coefficient of static friction, माना इसका कितना मास है 2 kg,
फोर्स ऐसे ढकेलो या इधर से लेके जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू कितना लग रहा है, 0.4 लग रहा है। म्यू का वैल्यू कितना लग रहा है, 0.4। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। इफ द फोर्स कितना लगा रहे हैं, 2.5 न्यूटन। कह रहा है इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज, यानी पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा वह कितना लगेगा। ए बेटा रे, ऐसे सवालों में चेक करना होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक। पहले चेक करो ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम बॉडी पे इसको अबाउट टू मूव तक लाने के लिए, तो उसको कहेंगे वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वह म्यू इंटू एन के बराबर आएगा। इस म्यू का वैल्यू 0.4 है। नॉर्मल 2 केजी पे कितना लगेगा, 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन। यही तो नॉर्मल भी लगेगा ना, तो नॉर्मल 20 बोला। तो भैया रे ये 0 4 किया, 4 दूनी 8, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वह 8 न्यूटन लग सकता है। यानी तब तक बॉडी नहीं घूमेगा जब तक आप उसको 8 न्यूटन फोर्स नहीं दे दोगे। 8 से ज्यादा देने के बाद इसके इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएंगे या अबाउट टू मूव के कंडीशन में आएगा। लेकिन सर हमने पढ़ा है जब मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है कि मैं सेल्फ एडजस्टिंग हूं। कैसा हूं, सेल्फ एडजस्टिंग हूं। यानी जब यह खींचेगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा कि अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं दे पाए हैं तो ब्लॉक रुका रहेगा। यानी जितना आगे अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा। चूंकि 8 से कम अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग के नाते अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन बराबर एफ अप्लाइड बराबर कितना अप्लाई कर रहे हो साहब, 2.5 न्यूटन। तो इस सवाल का आंसर भी 2.5 न्यूटन, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर है, बड़े आगे चलिए सर। A car is moving along a straight horizontal road with a speed v0। अच्छा इनिशियल स्पीड v0 दे रहा है, ठीक है। If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, यानी म्यू दे रखा है। The shortest distance in which the car can be stopped, ये सब स्टॉप हो रहा है तो फाइनल v 0 हो जाएगा। डिस्टेंस s पूछ रहा है, तो भैया रे क्या लिखिएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और मजे की बात तो यह है कि v 0 हो जा रहा है, 0 बराबर यू स्क्वायर की जगह v0 का स्क्वायर प्लस 2as पूछ रहा है। a की जगह क्या लिखते हैं सर, a की जगह हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू जे। अच्छा सर अब बताइए किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू जे इधर आ गया तो आपका v0 मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो 2 म्यू जी एस के बराबर आया। s किसके बराबर आएगा, v0 का स्क्वायर बाई 2 म्यू जे। क्या हो जाएगा, v0 का स्क्वायर बाई 2 म्यू जे। समझते हैं पहले सवाल क्या कह रहा है, इनिशियल स्पीड कितना है, 0। अच्छा सर अब ये स्टॉप होना चाह रहा है तो एक्सेलरेशन जो लगेगा वह क्या लगेगा, बोलो साहब, रिटार्डिंग वाला होगा। यानी ये फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा होगा। तो फाइनली v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as आप लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी v0 का है तो v0 का स्क्वायर प्लस 2as। मैग्नीट्यूड वाइज देखिए प्लस माइनस साइन में उलझिएगा नहीं, तो क्या पाइएगा, 2a की जगह म्यू इंटू जी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टेस्ट हमसे पूछा है, वही एक तरफ करके हमने अपने फाइनल आंसर निकाला। तो कितनी दूरी जाके रुकेगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी दूरी पे कार गाड़ी साइकिल रुकता है, उसका स्पेशल केस क्लास में आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। ये सब बड़े स्टैंडर्ड सवालों में से एक है, कॉमन है, जो पढ़ाए जाते हैं। तो ये रिलेशन आता है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर बाई 2 म्यू इंटू जी। बातें क्लियर हो गया। चलिए सर ये सब फ्रिक्शन के अच्छे सवाल थे। किस ऑप्शन में मिल रहा है सर, पहले वाले में मिल रहा है। अगला देखो, कह रहा है इन द फिगर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कोई चल नहीं रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट W can have the friction force on the 40 Newton block cannot exceed 12 न्यूटन। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि ये जो 40 न्यूटन इसका वेट लग रहा है, 40 न्यूटन इसका वेट लग रहा है,
अगर इस पे ध्यान से देखोगे आप पाओगे कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाए वह 12 से ज्यादा ना हो और ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो यहाँ लगने वाला टेंशन भी 12 न्यूटन होगा। तो भैया रे ये टेंशन 12, ये हमारा डब्ल्यू, और बोलो भैया रे ये माना कि टेंशन टी डैश हो गया या T1 हो गया, कुछ भी हो गया, यहां से ये एंगल 30 डिग्री। तो बताओ आप क्या बताओगे कि ये डब्ल्यू का क्या वैल्यू आएगा, ये हमें आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करेंगे सर? लामीज थ्योरम पढ़े होंगे, लगा लीजिए। यह एंगल तो क्या है 90 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री बन रहा है तो ये वाला 90 है तो ये 60 बनेगा, और 90 60 मिला के 150। बेटा रे 150 90 तो ये वाला कितना बन जाएगा? 150 90 240, अरे 240 और टोटल तो 360 होता है, तो ये 120। लामीज थ्योरम कहता है कि सामने वाला फोर्स W बटे साइन 150 लिखिए बराबर T बटे साइन उसके सामने का एंगल 120 लिखिए। W पता करना है, साइन 90 प्लस 60, अरे बोलो साहब साइन 150 है ना, साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? यानी कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है सर? रूट, अरे कितना, कॉस 60 1/2 हो जाएगा बराबर T डिवाइडेड बाई, और कितना, साइन 120 यानी साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2। इससे रुक जाइए, 2 कट गया, तो W T बराबर √3W, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? जवाब है T बटे √3, T 12 बटे √3। तो सर 12 बटे √3 करेंगे तो क्या आएगा सर? जल्दी बताइए। अगर 12 बटे √3 कर दिया जाए, 12 बटे √3 कर दिया जाए तो ये 6.92 के आसपास आएगा। बोलो कहानी क्लियर है? बोल भैया कहानी क्लियर है, समझ आया? कुछ नहीं करना था सर, लामीज थ्योरम लगाना था, एक लाइन में आंसर आता। बोलो क्लियर है? लामीज थ्योरम कहता है सामने वाले फोर्स का वैल्यू लिखो अपॉन में साइन उसका एंगल सामने वाले का। चलिए सर अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर मान लो मास कितना है 5 किलो है, अच्छी बात है, फोर्स ऐसे लग रहा है F कितने एंगल पे सर? 30 डिग्री पे। आइए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो F का एक कंपोनेंट आएगा F cos 30 और इधर आ जाएगा F sin 30। ए बाबू रे इधर लगेगा mj, क्योंकि बॉडी आगे जाना चाहता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा म्यू इंटू एन के बराबर। ए बेटा रे mg है तो यहाँ ऐसे नॉर्मल भी लगेगा। आओ देखते हैं कि नॉर्मल प्लस एफ साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर है? नॉर्मल प्लस एफ साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर है? mg के। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg माइनस एफ साइन 30। ए बेटा रे नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा? mg बोले तो 5 10 में 50, और क्या माइनस एफ का वैल्यू कितना दे रखा है? 40 साइन 30 1/2। तो भैया रे ये तो 20 हो गया। नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा? 50 में से 20 जाएगा तो 30 न्यूटन। क्या बोलिएगा? 30 न्यूटन। ए सर अगर नॉर्मल 30 न्यूटन है और बॉडी के बारे में कह रहा है कि एक्सीलरेशन बताओ, तो जरूर ये फोर्स के लगने के नाते ये आगे बढ़ा, तो आगे का फोर्स F cos 30 माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। F cos 30 बोले तो कितना? 40 न्यूटन, cos 30 √3/2 माइनस फ्रिक्शन बराबर है में। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? यहीं लिखते चलिए, फ्रिक्शन की जगह म्यू का वैल्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल कितना आया है? 30 बराबर मास कितना है? 5 किलो इंटू ए। तो भैया रे ये हो गया 20√3 माइनस में ये 0.2 को 0 कर दिया 2 तिहाई 6 बराबर 5 ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 20√3 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 5। सर ये किसके बराबर आ रहा है सर? ध्यान से देखिए तो ये पाइएगा ये 5.73 के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है?
पहले समझ लो सर कुछ नहीं किया, एफबीडी बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छे से एफबीडी बनाने आएगा तो ये सब सारे सवाल बहुत सरल होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे चलिए सर। A body of mass 5 kg is, क्या कह रहा है साहब, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces। ये 5 kg पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 6 न्यूटन और परपेंडिकुलरली एक लग रहा है 8 न्यूटन। ए बेटा रे एक बात ध्यान से देखो तो पाओगे 6 8 का नेट आएगा कितना, 10 न्यूटन। इन दोनों को रिजॉल्व किया तो नेट फोर्स यानी बॉडी पे भूल जाओ 6 8 लग रहा है, क्या लग रहा है 10। किस पे लग रहा है 5 किलो पे। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बाई कुल मास। तो यानी नेट फोर्स 10 है, मास 5 है, एक्सीलरेशन 2 आएगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो एक्सीलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, लेकिन किसके डायरेक्शन में साहब, रिजल्टेंट फोर्स के, यानी ऑप्शन बी होगा। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर्स मूविंग विद स्पीड 36, यानी कि यू का वैल्यू मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, या इसी को कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड। अरे 5/18 से गुणा कर दो। अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट, यानी फाइनल रफ्तार 0 होता है तब समय लगता है 4 सेकेंड। ये बेटा रे एक्सीलरेशन क्या हो रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, ब्रेक मारा है, तो v माइनस यू बटे टे, 0 माइनस 10/4 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, या कह सकते हैं रिटार्डेशन है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज फोर्स, क्या फोर्स लगा होगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स बराबर आदमी का मास और रिक्शे का मास मिला के क्या हो जाएगा, 465 यानी 465 किलो। कितना हो रहा है सर, 465 किलो। एक्सीलरेशन जो है बाबू रे कितना लग रहा है, -2.5, यानी वो तो समझ ही आ रहा रिटार्डेशन है तो 2.5 कह दिया। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे 465 इंटू 2.5 करोगे तो बेसिकली ये आपका 1.2 इंटू 10³ के आसपास का डाटा आएगा, यानी 1.2 इंटू 10³ न्यूटन के आसपास का मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का। माइनस साइन अगर लगा दोगे तो वो बताएगा कि लगने वाला फोर्स ऑपोजिट है, यानी यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। बोलो एकदम सरल है। लगभग एनएलएम के सारे कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स के हेल्प से ही अच्छे से हो पाते हैं। तो आप अगर अच्छे से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे तभी जाके ये सब इतने सरल सरल सवाल भी आपसे आसानी से हो पाएंगे। बोलो बढ़ जाएं आगे चलिए सर। कह रहा अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लोर इज 0.2, देन द वर्क डन। ये बेटा रे अगर हम बात करें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नाते अगर वर्क डन देखें तो W बराबर फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर म्यू इंटू नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट। म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, नॉर्मल 50 kg पे लिख लो 50 इंटू यहाँ पे G की जगह 9.8 ले लेना क्योंकि 10 नहीं दिया है, तभी ऑप्शन भी मैच करेगा। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर चल रहा है भैया रे, ये 10 0 इसको 0.2 से 2 बनाया, 2 पंजे 10, 10 9.8 को 98 बना देगा। बोलो कहानी क्लियर है क्या, वर्क का वैल्यू 98 जूल आएगा। बोल भैया कैसे आया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन, डिस्प्लेसमेंट एस। सरल था सर, ये तो 9वीं तक का फिजिक्स है कि वर्क क्या होगा। A given object take n times as much time to slide down a 45-degree incline as it take to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. The coefficient of kinetic friction between the object and the incline is। पहले सवाल समझिए, अच्छे सवालों में से एक है। बढ़े आगे, बोलो साहब बताया जाए। चलिए देख बेटा, माना टी समय लगता है स्मूथ सरफेस के लिए। किस सरफेस के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है सर,
टी डैश किसके लिए समय लगता है? तो जवाब है टी डैश समय लगता है रफ सरफेस के लिए, रफ सरफेस के लिए। बाबू रे कह रहा टी डैश जो है वो एन टाइम टी है। सर टी और एस वगैरह का रिलेशन तो बनाइए एन के टर्म में। तो फॉर्मूला है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो यही है। अब टाइम का एस के साथ दूरी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो भैया रे दूरी तो बराबर है इंक्लाइन सरफेस के, लेकिन शुरुआत में दोनों परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिलीज किया जा रहा है, या u बराबर 0 है तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एस ऑफ टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2s बटे ए, टी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2s बटे ए। सर अगर हम टी की चर्चा करें n इंटू टी की चर्चा करें तो इंक्लाइन पे एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना, अगर स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइन है तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होता है। लेकिन अगर यही रफ इंक्लाइन है, रफ इंक्लाइन पे आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा में से म्यू कॉस थीटा घटा दीजिए। बोलो यही पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो समझा देते हैं। मान लो ये ब्लॉक है, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इधर mg साइन थीटा लग रहा है, ये mg cos थीटा है, इधर नॉर्मल है, एक्सीलरेशन a है, तो अरे क्या mg क्या लिखेंगे बोलो साहब, mg साइन थीटा में से फ्रिक्शन को घटा के ma लिखिए। और बाबू रे यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा mg cos थीटा बराबर ma, m कॉमन लेके काट देंगे तो a बराबर g साइन थीटा माइनस g cos थीटा आएगा, म्यू इंटू ये आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू जी कॉस थीटा, जी कॉमन ले लिया तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही आता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपको सर ने आपके पढ़ाया होगा। तो चलिए सर n इंटू टी के लिए क्या लिखेंगे, टी स्मूथ वाला है तो यानी यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2s बटे जी साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा टी डैश में रूट में 2s, इंक्लाइन की दूरी तो बराबर है। अच्छा एक्सीलरेशन की जगह क्या हो जाएगा जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियर है? क्या किया हमने, पहले वाले स्मूथ वाले के समय टाइम टी लगा, टी डैश लगा रफ के समय, कह रहा है जब रफ वाला जो टाइम है एन टाइम स्मूथ वाले के है, पहले टी का रिलेशन बनाओ एस के साथ, एस दोनों में सेम है कट जाएगा, एक्सीलरेशन और टी का रिलेशन बनाते हैं तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सवाल की अंग्रेजी कह रहा है कि यू का वैल्यू 0 है यानी एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 2s बाई ए यानी टी बराबर रूट में 2s बाई ए। भैया एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्लाइन पे पड़े होगे क्या जी साइन थीटा, लेकिन रफ आता है तो क्या हो जाता है जी ब्रैकेट में साइन थीटा में से म्यू कॉस थीटा घटाते हैं, यानी कि आया ये रिलेशन बन गया। अब सर नया पेज ले लीजिए और नए पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाइए। यानी बाबू रे अगर रूट में ध्यान से देखोगे 2s बटे जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा रूट में 2s एन टाइम जे साइन थीटा के। सर स्क्वायर कर दीजिए 2s बाई रूट हट गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये साहब बराबर है एन स्क्वायर 2s बाई जे साइन थीटा। सर 2s खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ना तो पाइएगा क्या पाइएगा, ये इधर जाएगा जी साइन थीटा और ये इधर जाएगा कितना जी साइन थीटा एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, पहले एन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सर मेरा मन है इन स्क्वायर भी अंदर भेज दीजिए तो जी साइन थीटा एन स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा के बराबर होगा। सर ये म्यू वाला टर्म अलग करिए, म्यू वाला टर्म अलग करिए, तो यानी देखिए इसी को हम ऊपर कर रहे हैं, इसी को हम ऊपर करके सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए देखिए
तो यानी कि यहाँ पे एन स्क्वायर म्यू जे कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये बेटा रे यहाँ पे जी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, जी साइन थीटा कॉमन लेने पे एन स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ क्या है एन स्क्वायर म्यू जे कॉस थीटा है, जी जी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर एन स्क्वायर को उधर फेंक दीजिए, म्यू बराबर क्या लिखा सर आपने, म्यू बराबर सर यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर हो गया। अच्छा सर ये साइन के नीचे क्या आएगा, साइन के नीचे इधर का कॉस आएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और टेन 45 कह रहा है सवाल देखो, इंक्लिनेशन का एंगल कितना है 45, इसलिए ये tan 45 वन हो गया। तो म्यू का वैल्यू जो आएगा वो वन, ये क्या एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी कि क्या हो गया वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ आया है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या किया गया, पहले ए एस टी में रिलेशन बनाए, एस एस सेम का कट गया, टी क्या था स्मूथ पे समय, टी डैश क्या था रफ पे समय, टी डैश एन टाइम क्या है रफ वाला समय, एन टाइम स्मूथ वाले समय के बराबर है। वैसे रखने के बाद बेसिक कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर नंबर 1 आएगा। बोलो कहानी क्लियर है, अच्छा सवाल था, बढ़िया, जिस बच्चों ने भी किया मान लो अच्छे से तैयारी किया उसने। रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास, यानी मास बराबर दे रहा है 20,000 किलो, इज ब्लास्टेड अपवर्ड, यानी ये हमारा क्या है बोलो साहब, रॉकेट है ऊपर की तरफ, एसिलरेशन ऊपर की तरफ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा साहब कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट जो होगा वो क्या आएगा, तो बोल बेटा क्या लिखेंगे इसको, यानी ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ माइनस एम जे बराबर एम ए, बेसिक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे वो लगा दिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन लगा दिया। तो भैया रे एफ का वैल्यू पूछा है माइनस, नहीं लिखो इसको एम जी प्लस ए लिख दो, अरे बाबू रे एम उधर गया तो एम जी प्लस एम ए हो गया, क्या हो गया एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले लिए तो जी प्लस ए लिख दिया हमने बस। तो यानी सर एम की जगह 20,000 और जी प्लस ए यानी 10 प्लस कितना है 5, बोले तो कितना हो जाएगा बोलो साहब कितना हो जाएगा, तो जवाब है ये 20,000 और क्या हो जाएगा बोलो साहब इंटू 15 यानी कि ये 3 इंटू 10 टू पावर 5 आएगा। ये तो सरल सवालों में से एक था। चलिए सर कह रहे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 45 इज 0.5, यानी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, एकदम सरल अभी पढ़े हो, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, फ्रिक्शन आ जाता है तो जी ब्रैकेट में साइन थीटा में से म्यू कॉस थीटा को घटाते हैं, तो जी का जगह हम लोग क्या रख देंगे 9.8 साइन 45 1/√2 माइनस म्यू की जगह 1/2, अरे 0.5 कह रहा 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2, 1/√2 कॉमन ले लो तो 9.8 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आधा, यानी कि ये एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन आएगा 9.8 बाई √2, एक में से आधा जाएगा तो आधा आया यानी नीचे 2 मारेगा इसको 4.9 बाई √2, तो एक्सीलरेशन पहला वाला हो जाएगा 4.9 बाई √2। देख लो एकदम क्लियर है, कोई समस्या, बढ़े आगे। चलिए A coin of mass 10 ग्राम is placed over the book of the length 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर का एक क्या है बुक है, और उसके बाद कहे क्या रहा है सर 10 ग्राम का कॉइन इसके ऊपर मान लो रख रहे हैं, 10 ग्राम का कॉइन इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है सर, यानी इसका 10 ग्राम क्या है वेट है। अब कह रहा है द कॉइन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, अब मतलब एक सिरे से अगर बुक को उठाते हैं परिस्थिति कुछ ऐसी है
कि अगर ये जो उठाए हैं ये उठना कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप पाइएगा कि ये जो कॉइन था, ये जो आपका कॉइन था वो क्या है, अबाउट टू मूव का कंडीशन आ गया, यानी फिसलना शुरू करना चाहता है। एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पढ़े होंगे क्या, म्यू बराबर tan थीटा, गुड। यानी हमसे कह रहा है कि भैया रे यहां पे हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, यानी वो म्यू का वैल्यू बताओ जहां तक क्या ये कॉइन स्लाइड ना करे, उसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाते हो तब जाके स्लाइड करे। तो भैया रे म्यू का वैल्यू देखो क्या है, तो जवाब है tan थीटा। तो म्यू बराबर tan कैसे आएगा, ये 10 है, बुक जो है वो कितनी लंबाई की थी 50 की थे, ये एंगल कितना थीटा, तो लगभग लगभग ये कितना आएगा, रूट में 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, लगभग 48.9, यानी कि लगभग 49 के आसपास। हमने कहा लगभग 49 ले लो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 10, बेस लगभग लगभग 49 के आसपास, तो ये 0.2 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के आसपास मैच कर रहा है। एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पढ़ाया गया होगा। बोलो बातें क्लियर है, यानी इंक्लाइन पे वो एंगल जहां के बाद बॉडी क्या अबाउट टू स्लाइड के कंडीशन में आ जाता है। बोलो कहानी क्लियर है, बढ़ जाए आगे। एकदम सरल उसका रिजल्ट लिखाया जाता है, म्यू बराबर tan थीटा। चलिए सर आखिरी 2 सवाल और बचे, 3 सवाल। A brick of mass 2 kg began to slide down a plane inclined at an angle of 45 with the horizontal. The force of friction will be. A brick of mass 2 kg began to slide down on a plane inclined, यानी inclined plane है और बाबू रे इसका मास कितना है 2 kg है, और अगर ये स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है, एंगल कितना है 45, तो यहाँ mg sin थीटा लगता है। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, तो बाबू रे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है, और कह रहा है क्या, द ब्रिक ऑफ मास 2 kg बिगिन टू स्लाइड, यानी कि अबाउट टू मूव का कंडीशन है, स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा। यानी फ्रिक्शन पूछा वो किसके बराबर हो जाएगा, m की जगह 2, g की जगह 9.8, साइन 45 का क्या वैल्यू ऐसे ही रख दो क्योंकि उसी के टर्म में आंसर आया है, साइन 45 के टर्म में, तो साइन 45, तो बेटा रे 9.8 टू जा क्या होता है 19.6, साइन 45, यही बेसिकली हमारा फ्रिक्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अगेन मेंशन्ड है। बोलो क्लियर है, एकदम सरल सरल सवाल है सर ये सब, ठीक है। बढ़े आगे, कह रहा है द अपर ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। भाई ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक इंक्लाइन सरफेस है, भैया रे इसका जो अपर वाला आधा पार्ट है वह कैसा है, स्मूथ है, कैसा है स्मूथ है, और लोअर वाला जो है, लोअर वाला जो है वो भैया रे कैसा है, जवाब है वो रफ है, कैसा है रफ है। अच्छा, एक ब्लॉक यहां से छोड़ा जाता है, u बराबर 0, यहां जब वो आ जाता है तो अगेन उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, इस जगह पे 0, यहां पे जो भी वेलोसिटी है वो फाइनली क्या हो जाता है 0, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है थीटा। तो भैया रे पूछ क्या रहा है हमसे कि म्यू का क्या वैल्यू होगा, कि अगर ये टोटल लंबाई L था, ये टोटल लंबाई L था, ये आधी लंबाई L/2 है, तो ये भी आधी लंबाई L/2 है। कह रहा है कि इस खिसकते 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 आधी लंबाई आया, पहले रफ्तार बढ़ा होगा, फिर घटते 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 फ्रिक्शन के नाते आखिरी पॉइंट पे जाते जाते यह रेस्ट में आ गया। बोलो सवाल समझ में आया है, बोल भैया कहानी क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए सर, अब पहले हाफ के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे। भैया रे v स्क्वायर में अगर u वाला फैक्टर देखे इस फॉर्मूले में तो 0 है, v स्क्वायर बराबर 2, a की जगह g साइन थीटा हो जाएगा। अरे बोलो साहब स्मूथ में यही चलता है, जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, g ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस वेरी गुड म्यू कॉस थीटा, और a की जगह कितना, अरे s की जगह क्या हो जाएगा L/2, 2 खत्म, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा
जी साइन थीटा या एल जी साइन थीटा। क्या बोलिएगा वी स्क्वायर को? एल जी साइन थीटा। यानी जब यहां आ गया तो इसका वाले का तो वो भी बोला जाएगा, लेकिन नीचे वाले के लिए भाई यू बोला जाएगा। और दोनों की वैल्यू, इस वाले का भी या नीचे वाले के लिए यू हुआ, इसका वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? जवाब है एल जी। बोलो भैया वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? तो जवाब है एल जी साइन थीटा। इसके स्क्वायर का कितना वैल्यू आ रहा है? जवाब है एल जी साइन थीटा। अब सर क्या करना है आपको? अब यहां फिर से इक्वेशन लगाना है। तो लोअर हाफ के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में इस दफा वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आके रुक रहा है ना, सवाल की अंग्रेजी कह रहा। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? यही वाला फैक्टर एल जी साइन थीटा प्लस 2, ए की जगह क्या हो जाएगा? जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू में कितना? एल बाई टू, इंटू में कितना? एल बाई 2। बोलो क्लियर है? ये 2 कट जाएगा। तो यानी यहां से आप कह सकते हो कि आपको क्या मिलने वाला है? 0 इक्वल एल जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, जी को अंदर ले जा रहे हैं, और क्या हो जाएगा? माइनस म्यू जे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इस एल भी है मल्टीप्लाई में, यानी कि ये एल जी साइन थीटा म्यू एल जी कॉस थीटा 0 बराबर है। तो म्यू वाला इधर लाओ तो ये हो जाएगा म्यू एल जे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर एल जी साइन थीटा 2 एल जी साइन थीटा। ए बेटा रे एल जी को काट दो और म्यू बराबर, इसको ध्यान से देखो, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस, और यहाँ पे 2 है तो ये तो सर म्यू 2 tan थीटा के यानी चौथे ऑप्शन के बराबर आएगा। अच्छा सवाल देख लीजिए, ना समझ में आए दोबारा समझा दे। बोलो क्लियर है? बड़े आगे, पॉज करके नहीं होगा, दोबारा देखिएगा। क्या कंडीशन कह रहा है? पहला अपर हाफ जो है स्मूथ है, दूसरा लोअर हाफ जो है वो रफ है, और माना जो रफ है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, उसी का वैल्यू हमें आपको निकालना है। हमने कहा शुरुआत 0 से चला, उसके बाद आधे रास्ते पे जो रफ्तार आया फिर बढ़ चुका था, फिर घटते लास्ट वाली क्या हो गया? लास्टली 0 हो गया। तो यानी इक्वेशन लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू क्या? यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले अपर हाफ के लिए u0, लोअर हाफ के लिए v0 करने के बाद ये इसका यहां के लिए v, अगले केस के लिए u बन के काम किया। फाइनल आंसर म्यू बराबर 2 tan थीटा आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? सर आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं। बहुत शानदार पेपर था, बहुत अच्छे से हुआ। जो भी गलतियां रह गए आप एक बार एनालिसिस करिए, वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करिए, और उसके बाद भी आपको रिवर्ट किया जाएगा। उसके बावजूद नहीं समझ में आता है, सेंटर पे अगर आप आ सकते हैं तो आके मिलिए। ठीक है बेटा, अगला सवाल कह रहा है 2 बिलियर्ड बॉल ईच ऑफ मास, यानी मास कितना है? 2 है, तो एक का पहले देख लो तो 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। कह रहा विथ स्पीड कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? 0.05। आर कोलाइड एंड रिबाउंड, टक्कर के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, सेम स्पीड से जाते हैं। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड? इंपल्स के बारे में पहले चर्चा किए हैं कि उसको चेंज इन मोमेंटम लिखो, m डेल्टा v लिखो, यानी m तो जो है 0.05 है, डेल्टा v क्या है? जवाब है सेम स्पीड से वापस जा रहा है। भैया रे सेम स्पीड से जाएगा तो 6 से आया 6 से गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इधर को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर को नेगेटिव लो, -6। अरे बोलो भैया फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिया ना, तो यानी 0.05 इंटू कर दिया -12 बता रहा है कि बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो कह रहा है इंपल्स क्या होगा? हर एक बॉल पे तो हर एक बॉल का इंपल्स निकाल रहे हैं, जो कि क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। मास डेल्टा वी कर दिया तो बेसिकली ये वैल्यू कितना आएगा? 12 पंजे 60, लेकिन एक 0 भी है दशमलव पहले, तो
6 आएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर गया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? कोलाइड करने के बाद रिबाउंस बैक हो रहे हैं। बातें क्लियर है? तो इंपल्स इंपार्टेड बराबर चेंजिंग मोमेंटम कर दिया, मास डेल्टा वी कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। हर एक बाल का जो भी इंपल्स इंपार्टेड है वह 0.6 है, इंपल्स का यूनिट मोमेंटम के बराबर केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमारा बहुत शानदार तरीके से 11th फाउंडेशन का टेस्ट स्कोर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच।